नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मुख्यमंत्री धामी ने परिवार के साथ त्रिवेणी घाट पर स्नान किया। स्नान के बाद सीएम धामी ने परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। तो परिवार के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। अपनी मां और साथी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। और आज संगम में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा? हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। सर, यहाँ साधु संतों से भी आप मिले, क्या पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं। हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, संवर्धन के लिए काम करते हैं। उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्रेरणा देता है। और प्रयागराज महाकुंभ में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ में संतों द्वारा उनको सम्मानित किया गया। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर उनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और सीएम धामी ने यूसीसी को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया था। उत्तराखंड समानता और न्याय की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। और साथ ही आचार्य कैलाशानंद गिरी और स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सराहना की। साथ ही संत समाज ने धामी के नेतृत्व की सराहना की और उम्मीद जताई कि यूसीसी जल्द ही पूरे देश में लागू होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी से 4 करोड़ की ठगी की गई। निशंक की बेटी आरुषि पोखरियाल से 4 करोड़ की ठगी की गई। फिल्में रोल दिलाने के नाम पर 4 करोड़ की ठगी की गई। मुंबई मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड पर एफआईआर दर्ज हुई है। और साथ ही आपको बता दें शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रोड्यूसर मानसी वरुण और प्रमोद कुमार बागला पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए 4 करोड़ की ठगी की गई है। मुंबई के कुछ जो अपने आप को मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बताकर इस विनय पे कि उनको उनकी कोई आने वाला प्रोजेक्ट है उसमें इनको लीड रोल दिया जाएगा और साथ ही प्रचार और प्रसार में उनको जो है प्रमोट किया जाएगा। इस हेतु उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर अत्यधिक धनराशि जो है ली गई, लेकिन उनके द्वारा जो है जो भी एक उनके बीच में एमओयू बनाया था, जो करार हुआ था, उसको ऑनर नहीं किया गया
तो इस आशय की उनके द्वारा जो एक नामजद तहरीर दी गई थी, भौतिक हो चाहे मौखिक साक्ष्यों और अभिलेखित साक्ष्यों, वो जल्दी ही हम लोग उसमें एकत्रित करेंगे। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से बड़ी ठगी की गई है, 4 करोड़ की चपत लगाई गई है। देखिए, अभी लगभग 4 से 5 महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक फिल्म है, उसमें ये जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इसका मुहूर्त शॉट करवाया था और उसमें आरुषि निशंक भी मौजूद थी। और उस समय ही लगभग मुझे लगता है तय हुआ होगा कि आपको इस फिल्म में रोल दिया जाएगा और उसके साथ साथ क्योंकि वो फिल्म में निवेश कर रही हैं तो उसका जब रिटर्न आएगा तो उसको भी दिया जाएगा। लेकिन जैसा आरुषि निशंक और का तहरीर में कहना है कि पैसे लेने के बाद उन्होंने बातचीत तक नहीं की और कहीं ना कहीं उससे आहत थी आरुषि निशंक। और ये जो चाहे मिनी हो या फिर वरुण वागला, जो दोनों प्रोड्यूसर हैं, ये इनके द्वारा जो है वो फिल्म बनाई जा रही है और आंखों की गुस्ताखियां नाम से। और कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि 4 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और देखा जा सकता है कि क्योंकि आरुषि निशंक कई फिल्मों में निवेश करती रही हैं, इससे पहले भी कुछ वेब सीरीज उनके द्वारा निर्मित की गई थी और जो चली भी थी, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए उनका इंटरेस्ट है। लेकिन 4 करोड़ रुपए उनके साथ जो ठगी हुई है वो कहीं ना कहीं सवालों के उस पे है कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम बिना उसके कैसे किसी के भी हाथों दी जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च माह तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वैसे तो कई चेहरे हैं, लेकिन जातिगत समीकरण और गढ़वाल और साथी कुमाऊं का फैक्टर चला तो गढ़वाल से नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। और इसी दौड़ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल भी शामिल हैं। अपनी दावेदारी के बारे में अंथवाल ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। तो पार्टी का सिपाही हूँ और जहाँ तक आपकी दावेदारी का कहना है तो पार्टी विचार करेगी। यदि ऐसा उनका लगेगा कि मैं इस लायक फिट बैठता हूँ तो स्वाभाविक है। अब मैं तो अब सबसे सीनियर लोगों में से हूँ और काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। तो पार्टी को सोचना है अब कहीं मतलब कहाँ हमारे को रखना है, क्या हमारी भूमिका रहेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसा पार्टी का आदेश होगा वो सिरोधार्य है। और खबर देहरादून से, जहां पर धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय फिर से चर्चा में है और जिस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि इन प्रक्रियाओं पर जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेगी। वहीं धामी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बयान जारी किया है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी कैबिनेट विस्तार पर कई बार चर्चा कर चुकी है, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय नहीं ले सकती है। धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नजर आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली हैं उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनावों में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धामी जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता दिल्ली से चल रही है और दिल्ली वाले ही वहां बैठ के तय कर रहे हैं कि किसको आपको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है, किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा।
और खबर कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष से सबसे अधिक प्रभावित विधानसभा लैंसडाउन है और यहां पर बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप रावत लगातार एक दिन का विधानसभा सत्र मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर चलाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस बात से नाराज विधायक दिलीप रावत ने 18 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। मैंने विधानसभा का सत्र लगने वाला है और मैंने एक निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा अध्यक्ष जी से, कि मैं सत्र में असमर्थ हूं तब तक जाने में, क्योंकि एक दिन का सत्र जो है वन अधिनियम पे लगना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि एक दिन का हम उसमें सदन लगाएंगे, लेकिन अभी मुझे जैसे जानकारी मिली अभी नहीं हुआ है, तो मेरा सदन में जाना असमर्थ मैं व्यक्त करता हूँ। और खबर देहरादून से, जहां पर चमोली जिला पंचायत में प्रशासक रही रजनी भंडारी को पद से हटा दिया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि इस मामले में वो सीएम धामी से बात करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, रजनी भंडारी भाजपा की सदस्य नहीं है, तो भी हम इस प्रकार, क्योंकि मेरी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है और क्या कारण रहे, किन कारणों से उनको प्रशासन से हटाया गया, सरकार उसको संज्ञान लेगी। और क्योंकि सभी जगह जिला पंचायत अध्यक्षों को स्थान मिला है, तो मैंने स्वयं इस बारे में मुख्यमंत्री वार्ता की है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री सीएम को निर्णय लेंगे। और खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जहरीला करार दिया है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके अनुसार बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी ने कई चुनावी सफलताएं हासिल की हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कई चुनाव में विजय हासिल की है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कांग्रेस का बोलना उनकी बौखलाहट है और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जिस प्रकार से उनके यहाँ जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में जिस प्रकार से आपस में उनकी सर फुटबॉल हुई, जिस प्रकार से खुलेआम पैसे लेकर के टिकट बांटने के आरोप लगे, तो ये कुछ बोलने से पहले उस ओर भी उनको झांकना चाहिए। और देहरादून की रायपुर विधानसभा को टाउन प्लानिंग के तहत 22 मार्च 2023 को सरकार द्वारा 6 महीने के लिए फ्री जोन घोषित किया गया था, जिसके तहत किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि इस फ्री जोन का अंतराल 6 महीने से बढ़कर अब 2 साल होने को आया है, जो कि रायपुर विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं फिलहाल आम जनमानस की इस परेशानी ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह नेगी ने के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर विधानसभा से फ्री जोन हटाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री को डीएम कार्यालय के माध्यम से कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। अब कर रहे हैं, कुछ समय में कर रहे हैं, समय अब तब करते हुए 6 महीना बार बार आश्वासन दिया गया और अब आश्वासन की सीमा पूरी हो चुकी है। इसलिए आज यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इतने तमाम लोग रायपुर विधानसभा क्षेत्र के निकल के सड़कों पे आए हैं, जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए, रायपुर विधानसभा को सरकार ने फ्री जोन कर दिया है और लगातार पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि 6 माह की बात हुई थी और अब 2 साल का समय हो चुका है। हमारी ये मांग है कि उसे फ्री जोन को जो है समाप्त किया जाए, ताकि आम जनमानस को जो दिक्कतें आ रही है उसका वो जो है निराकरण हो, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अपने मकान बनाना चाहते हैं, किसी की दुकान का मामला है, किसी की ज़मीन का मामला है, बैंकों से लोन का मामला है, तो बैंक लोन तक नहीं दे रहे हैं क्योंकि फ्री जोन है। तो हमारा ये मांग है कि जब सरकार की अगर कोई मंशा है वहाँ निर्माण कार्यों की, तो ना या तो निर्माण कार्यों को करे। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से रायपुर विधानसभा से फ्री जोन हटाने की मांग को लेकर एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिल रहा है। देखिए, ये देहरादून की रायपुर विधानसभा का मामला है और क्योंकि रायपुर जहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम, और वहाँ पर इस समय नेशनल गेम्स का कार्यक्रम भी चल रहा है, वहीं पर भविष्य की विधानसभा और सचिवालय बनाने का भी प्रस्ताव है सरकार का। इसलिए सरकार ने लगभग 2 साल पहले वहाँ पर तमाम जो जमीनें हैं उसकी खरीद फरोख्त में
रोक लगा दी थी और अभी तक वो रोक जारी है। कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अगर किसी की घर में शादी है, कोई अपनी जमीन बेचना चाहता है और वो जमीन नहीं बेच पा रहा है पूरी रायपुर क्षेत्र में, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहाँ के लोगों में रोष है, गुस्सा है और ना कोई खरीद पा रहा है ना कोई बेच पा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं और आज कांग्रेस ने भी इसको लेकर डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। और खबर कोटद्वार से, जहां पर कोटद्वार की नदियों में खनन कार्य में लिप्त सैकड़ों मजदूरों के सत्यापन को लेकर पुलिस जल्द बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने जानकारी दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बाहरी राज्यों से जितने भी मजदूर कोटद्वार काम करने आए हैं उन सभी का सत्यापन किया जा रहा है और इसी कड़ी में नदियों में खनन कार्यों में लिप्त मजदूरों का भी सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिससे पुलिस के पास रिकॉर्ड हो कि कितने मजदूर वर्तमान में कोटद्वार शहर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बाहर से जो भी लेबर क्लास आ रही है, पुलिस द्वारा उनका रेगुलर बेसिस पे सत्यापन किया जा रहा है और कोटद्वार पुलिस ये मेक श्योर करेगी कि अभी तक हमारे यहाँ पे जो भी सब्जी वाले विक्रेता हों या जो भी लेबर क्लास हो, जो भी आए हैं उनका रेगुलर बेसिस पे हम लोग सत्यापन का अभियान चलाएं और एसडीएम साहब और हम लोग मिलके हम लोग उसको सफल बनाने के लिए टाइम पर हम लोग चेकिंग और वैसे अपना जो हम लोगों के द्वारा आकस्मिक चेकिंग है वो भी करेंगे और सत्यापन की जो भी प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहेगी इसमें। और पर्वतीय कृषक कृषि बागवानी उद्यमी संगठन द्वारा पौड़ी के जिला पंचायत सभागार में कृषकों के साथ बैठक कर पौड़ी जिले में 3 जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें पौड़ी, बीरोखाल और दुगड्डा की नई जिला इकाई गठित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्वतीय जिले में किसानों को जागरूकता के माध्यम से विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना है, साथ ही पर्वतीय किसानों की आजीविका को बढ़ाने का काम किया जाना है। प्रदेश में अभी हम लोग पर्वतीय कृषक कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन की जो जिला इकाइयों के गठन की बैठक है वो हमने की है। कल हमने रुद्रप्रयाग जिले में बैठक की थी, जहां पर रुद्रप्रयाग के जितने भी कृषक, बागवान और उद्यमी बंधु हैं उनकी हमने एक जिला इकाई गठन की थी। आज हम लोग पौड़ी जिले में आए हैं। पौड़ी की हम लोग 3 जिला इकाइयां बना रहे हैं, क्योंकि अपने आप में 15 ब्लॉक सबसे बड़ा प्रदेश में जो है जिला है। इसमें हम लोग एक पौड़ी को ले रहे हैं, एक बीरोखाल है, एक आपका दुगड्डा। 3 जिला इकाइयों का हम लोग गठन करने जा रहे हैं। और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतिभाग करेंगे और 15,000 से अधिक दर्शकों के बीच भव्य समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें बॉलीवुड स्टार सुखविंदर सिंह सहित कई प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सर्किट हाउस में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने खेल निदेशक सहित पुलिस, नैनीताल जिला प्रशासन के साथ विस्तार से बैठक करते हुए समापन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि समापन कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और वीआईपी की सुरक्षा सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे बैठक हुई थी आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में, तो जिलाधिकारी नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसमें लगा है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे आता है हुआ है कि स्वागत के लिए रहेंगे अतिथियों के लिए, माननीय गृह मंत्री महोदय के लिए, सीएम साहब के लिए, और अंदर भी कल्चरल प्रोग्राम्स रखे हैं। मंच जो हमने स्टेज बनाया है उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि जो पब्लिक आएगी उनको भी वो प्रोग्राम देखने को मिले, साथ ही जो नेशनल गेम्स के समापन से जुड़ी हुई चीज़ें उसको भी वो अच्छी तरह से देखते हैं। 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे और आपने भी एक मीटिंग सभी ऑफिसर्स के साथ की थी। तो उसी क्रम में आज जो हमारे उधम सिंह नगर के, नैनीताल के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबसे बैठक हुई है कि उस दिन जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए जो प्रबंध है, कहाँ से कौन आएगा, कहाँ पे वेलकम ग्रुप्स लगेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, स्टेज आइटम्स, इस पे डिटेल में चर्चा हुई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे दी गई हैं और ये कहा गया है कि एज ए टीम हमें काम करना है। कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम टच में रहें, कम्युनिकेशन रहे और उनको समय रहते पहले से ही हम लोग एंटिसिपेट करते हुए उनको सॉल्व कर लें। और प्रयास ये है कि अच्छे से अच्छा और भव्य जो समापन कार्यक्रम है ये कराया जाए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।